हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में, जहाँ पे एक खास अंदाज में आप मेरे साथ द हिंदू के आर्टिकल्स को पढ़ते हो। अंदाज इसलिए खास है, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामर और वोकैब को भी पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रामर वोकैब बताता हूँ मैं, वही बताता हूँ जो एग्जाम में पूछी जा रही है ना। पूरा फोकस देना, इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, सर इकोनॉमिक एडिटोरियल पढ़ाओ, तो आज आ गया है, जीएसटी के ऊपर बेस्ड है। शुरू करें क्लास को। ये आज आपका टारगेट है। टारगेट मैं पहले ही दिखा देता हूँ आपको, है ना। आप मैच खेलो, पारी शुरू करो, उसी से पहले आपका टारगेट मैंने आपको दे दिया है। जो ग्रामर जो वोकैब आप मेरे साथ सीखोगे, आपको अप्लाई करनी है इस क्विज़ पे। क्विज़ हल्के वाला है ही नहीं, हल्के में इसको बनाया भी नहीं गया है ना। स्पेशली डिज़ाइन करता हूँ आप लोगों के लिए। हल्का क्विज़ नहीं है, पूरा दम लगाना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको लाइव सोल्व करवाऊँगा, मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है चॉपी टाइडिंग्स। दोनों ही वर्ड्स जो हैं इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, रिटन राइटिंग में बहुत कम देखोगे। चॉपी का मतलब होता है उबड़ खाबड़। इसको आप मिक्स्ड भी बोल सकते हैं, कभी ऊंचा कभी नीचा, है ना। पल में तोशा पल में माशा, तो ये चॉपी का मतलब वही होता है, समझ गए ना। टाइडिंग्स का मतलब होता है रीसेंट न्यूज़ या बुलेटिन्स। ये वर्ड फॉर्मल वर्ड्स नहीं है, इसने यूज़ कर लिए हैं आज, लेकिन आप एग्जाम में इन वर्ड्स को कम एनकाउंटर करोगे। चॉपी टाइडिंग का मतलब है मिली जुली न्यूज़। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो मिली जुली हैं, कहीं पे कुछ अच्छा है कहीं पे कुछ बुरा है, एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। इनके सिनोनिम नोट कर लेना, है ना, चॉपी और टाइडिंग से। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है मालूम चले। कह रहा ऑन हायर जीएसटी इनफ्लोस। कह रहा बात हो रही है ज़्यादा बढ़े हुए जीएसटी के इनफ्लोस की। इनफ्लो तो आप जानते हो ना, सिंपल सा वर्ड है। इन मतलब अंदर, फ्लो मतलब बहना। इनफ्लो का मतलब फाइनेंशियल लैंग्वेज में होता है आपकी जेब में पैसा आना, रेवेन्यू, है ना, आपकी इनकम। कह रहे जीएसटी की बढ़ी हुई इनकम की इनफ्लोस की हम बात कर रहे हैं। कह रहे द गवर्नमेंट मस्ट डू मोर फॉर सेक्टर्स दैट आर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव बिफोर द नेक्स्ट बजट। कह रहे सरकार को करना ही चाहिए। मस्ट का काम आप जानते हैं, किसी काम को करने की जरूरी कंडीशन, ठीक है ना। कह रहे सरकार को जरूरी करना चाहिए। अच्छा क्या करना है भाई, मोर और ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा किसके लिए, सेक्टर्स के लिए जो कि है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, जिनमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है ना। अच्छा कब करना है काम, ये काम होना चाहिए अगले बजट से पहले। तो सरकार को अगला बजट आने से पहले ऐसे सेक्टर्स के लिए कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर का मतलब है जहाँ पे बहुत लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर, इनमें सबसे ज़्यादा काम करते हैं हमारे देश के लोग, 70 से भी ज़्यादा %, है ना, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में। तो कह रहे हैं इनके लिए सरकार को कुछ करना है। आगे बढ़े। मोस्ट प्रोबेबली आपको यही टाइमिंग पे रोज़ मिलेगा, दोपहर में 1:30 बजे, और इसी तरह से लाइव मिलेगा, है ना। रोज़ की अपनी आदत बनाएं। जो काम आप रोज़ करते हैं ना, वो बहुत हेल्प करता है आपकी। तो जिस काम को करो पूरे मन से करना। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी इसकी 10 लाइन में आ सकती है, आज की 10 वर्ड्स में। समरी ये है कि जीएसटी की जो न्यूज़ आई है ना, जीएसटी के थोड़ा सा बढ़ गया है ना, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलने लगा सरकार को, पर उसके पीछे जो चीज़ें आई हैं एनालिसिस में, वो पता लगा है कि वो जो बढ़त थी अब आगे हमें नहीं मिलेगी, और हो सकता है मिल भी जाए। ये एडिटोरियल एनालिसिस कर रहा है इस पूरी रिपोर्ट को, और हमें बता रहा है कि जीएसटी क्यों बढ़ा, आगे जीएसटी क्यों शायद ना बढ़े, और बढ़ा रहेगा तो उसके पीछे क्या रीज़न होंगे, और अगर उसको बढ़ाए रखना है तो सरकार को क्या करना होगा। समझ गए ना। कह रहा है ऐसे सेक्टर्स में अपना पूरा दम लगा दो जहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं। अगर आप ऐसा कर दोगे ना, तो ये बढ़ा हुआ जीएसटी बढ़ा ही रहने वाला है आगे के लिए। बस यही समरी है इसकी। इस समरी को आप लिख करके कमेंट सेक्शन में डालें, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। साथ ही साथ आज की टोन है रिपोर्टिंग और एनालाइजिंग। ये रिपोर्ट भी कर रहा है जीएसटी की फिगर्स को, और एनालाइज भी कर रहा है आगे उनके साथ क्या होगा, है ना। दीज आर द टोन्स ऑफ द पैसेज। शुरू करने से पहले बैंक्स के लिए देखो, अभी बैंक का पेपर आ रहा है, 12 से शुरू हो रहा है शायद, है ना, क्लरिकल वालों का। फिर आगे एसओ वालों का है, स्पेशलाइज ऑफिसर, है ना, एग्रीकल्चर। और फिर आगे एसबीआई शायद पीओ का है ना। तो सारे प्रीलिम्स के लिए मैं अभी पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ प्रीमियम मेंबर्स के लिए। तो आज एक पेपर अपलोड हो चुका है रात में, आप जाकर के चैनल पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ मेंबर, चैनल की होम पेज पे जाएं और बैंकिंग वाली प्लेलिस्ट को चलाएं। अब देखो, इस पेपर के अलावा भी इस प्लेलिस्ट में 50 वीडियोज़ हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे, क्लोज टेस्ट पे, आरसी पे, पीक्यूआरएस पे।
आप सबको चला करके देखें, पेपर से पहले आपको बूस्ट मिलेगा अपने मार्क्स में। इन वीडियोस को चलाने के लिए आप मेंबर बन सकते हैं, बहुत ही नाम मात्र सा कंट्रीब्यूशन रखा है मैंने, तो इन कंटेंट की खाली वैल्यू मिले आपको और मुझे भी। आप बनने के लिए ज्वाइन बटन को प्रेस करें और मेंबरशिप को जो है बाय करें। ज्वाइन बटन को जब प्रेस करते हो ना तो वीडियो प्ले होती है एक, उस वीडियो को प्ले करके सुना करो जिसके कार्ड काम नहीं कर रहे हैं ना, जिसका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है, वीडियो को सुने। शुरू कर रहा हूँ। करंट रेवेन्यूज फ्रॉम द जीएसटी क्रॉस्ड रुपी 1 लाख करोड़ मार्क फॉर द सेकेंड मंथ इन अ रो इन नवंबर। कह रहे जो रेवेन्यूज़ हैं जीएसटी से वो क्रॉस कर गए 1 लाख करोड़ के मार्क को दूसरी दफ़ा इन द सेकेंड मंथ, दूसरे मंथ में लगातार इन अ रो इन नवंबर। तो नवंबर के अंदर लगातार दूसरा मंथ ऐसा आया है जब जीएसटी का जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, जो इनफ्लो है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आया। समझ गए ना। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। हमने ऊपर वर्ड देखा था इनफ्लो, ये इसका सिनोनिम है। इन अ रो का मतलब है लगातार। इसके लिए एक वर्ड भी अपने पास कंसेक्यूटिवली लिख देता हूँ यहाँ, कंसेक्यूटिवली। इसका मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे सहवाग 2 चौके मारता है ना, तो वो कंसेक्यूटिव चौके होते हैं, कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज होती हैं, इन अ रो बाउंड्रीज होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल से वर्ड्स हैं ये। Get the healthiest indirect tax collection streak since the national lockdown to combat COVID-19 in March. It is an encouraging sign for the economy that contracted less than expected in the second quarter. अगर आपको इकोनॉमिक एडिटोरियल पढ़ने हैं तो इनमें इंटरेस्ट डालने की थोड़ी सी आदत डाल लो, है ना, आपको इंटरेस्ट आएगा इसको समझोगे तो। कह रहे ये सबसे हेल्दीएस्ट, सबसे ज़्यादा हेल्दी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन स्ट्रीक है। स्ट्रीक का मतलब होता है सीरीज, है ना, एक के बाद एक के बाद एक। तो कह रहे ये अभी तक की सबसे हेल्दी जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन की स्ट्रीक है। और कब से, जब से नेशनल लॉकडाउन लगाया गया था कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए मार्च में। कह रहे ये जो है ना ये एक एनकरेजिंग साइन है हमारी इकॉनमी के लिए। और क्या, वो इकॉनमी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, सिकुड़ी थी लेस देन एक्सपेक्टेड से सेकेंड क्वार्टर के अंदर। समझ गए ना। तो हमारी इकॉनमी जो ऑलरेडी सिकुड़ चुकी है उसके लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रीक है। 2 महीने से लगातार सरकार 1 लाख करोड़ रुपए कमा रही है जीएसटी से। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को मैंने कई बार आपको बताया है, इसके 3 मीनिंग होते हैं। किसी से अग्रीमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी इलनेस को पकड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी चीज़ का सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे इकॉनमी के सिकुड़ने की बात हो रही है तो हमने कॉन्ट्रैक्ट का तीसरा वाला मीनिंग यूज़ किया है। आपको वर्ड्स के सब मीनिंग जानने आने चाहिए, है ना। पहले तो आप मीनिंग को जानो और फिर उसको यूज़ करना सीखो। आगे बढ़ेंगे। कह रहे जीएसटी रेवेन्यूज इन अ मंथ आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। कह रहे जो जीएसटी रेवेन्यू होते हैं ना किसी भी महीने में, वो एक परछाई होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स की, उन लेन देन की जो पिछले मंथ में हुआ होता है। तो मान लो इस महीने में जो भी हम करेंगे हमारे देश में, अगले महीने में उसका रेवेन्यू हमारी सरकार को मिलेगा। तो अगर सरकार को जनवरी में कुछ मिलेगा ना तो सरकार क्या बोलेगी, दिसंबर में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। समझ गए ना, 1 महीना पहले। कह रहे द अपटिक इन अक्टूबर्स जीएसटी कलेक्शंस कैन बी पार्टली एक्सप्लेन्ड बाय द स्पीडियर अनलॉकिंग ऑफ द इकोनॉमी इन सितंबर एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कह रहे जो अपटिक है, जो उछाल है, अपटिक का मतलब समझो, अप मतलब ऊपर, टिक मतलब हल्का सा उछाल। अपटिक का मतलब होता है हल्की सी बढ़त, है ना। कह रहे जो बढ़त आई है अक्टूबर के जीएसटी कलेक्शंस में, अक्टूबर के जीएसटी के रेवेन्यू में, कह रहा है उसको पार्टली एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको आंशिक तौर पे, उसको आधा एक्सप्लेन किया जा सकता है बहुत ही तेज़ी से होती हुई उस अनलॉकिंग के द्वारा जो थी हमारी इकॉनमी की सितंबर के अंदर। तो सितंबर में मोदी जी ने बहुत तेज़ी से लॉकडाउन्स को हटाया और इकॉनमी को अनलॉक किया। अच्छा हुआ क्या तब, कह रहा एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे ही पब्लिक के ट्रांसपोर्ट की रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया गया, हटाया गया ज़्यादातर हिस्सों में हमारे देश के, तो अनलॉकिंग हुई, लोगों ने आना जाना शुरू किया, व्यापार बिजनेस शुरू हुए, दुकानें खुली। तो इस वजह से जो हुआ ना सितंबर में, उसी का जो है आउटकम हमें दिखा अक्टूबर के जीएसटी कलेक्शन में। देख रहे हो हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। आपको लगता है कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे इसने बताया कि पिछले महीने वाला ही अगले महीने में दिखता है, और यहाँ पे इसने बताया देखो देखो सितंबर में क्या हुआ था और अक्टूबर में कैसे हमें उसका नतीजा दिखा। समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला था, याद नहीं आ रहा मुझे, है ना, अभी याद आया था, अब मैं भूल गया। चलो आगे आएगा तो फिर इस पे आएंगे, है ना। हाँ, याद आ गया मुझे। अब मेरा आपसे सवाल है यहाँ पे, मोस्ट इससे पहले द क्यों नहीं लगा। बहुत ही सिंपल सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, शायद मैंने आपको पिछले 10 दिनों में 3 बार करवा दिया, है ना। मोस्ट से पहले कब द लगता है, मोस्ट से पहले कब द नहीं लगता। मैं आप सभी को चैलेंज करूँगा, आप अभी इसको कमेंट सेक्शन में टाइप करें, जिन जिन को याद है, और जिनको याद नहीं है वो कमेंट सेक्शन खोलें और देखें दूसरों ने क्या टाइप किया है ना। मोस्ट से पहले कब द लगेगा, मोस्ट से पहले कब द नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्यों नहीं लगा बस ये बता देना, है ना। कह रहा सम कंप्लायंस रिलेटेड रिलैक्सेशंस फॉर जीएसटी पेइंग बिजनेसेस ऑल्सो पुश्ड अप कलेक्शंस सिग्निफिकेंटली। कह रहे कुछ कंप्लायंस रिलेटेड रिलैक्सेशन जो थी ना, और किसके लिए, जीएसटी पे करने वाले व्यापारों के लिए। कह रहे इन रिलैक्सेशंस ने भी, इन आरामों ने, सुविधाओं ने भी, छूटों ने भी पुश अप कर दिया, ऊपर की तरफ धकेल दिया जीएसटी की कलेक्शंस को सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा। देखो कंप्लायंस रिलेटेड रिलैक्सेशंस क्या होती हैं। मान लो आपको नवंबर के अंदर आपको जो अपना जो है टैक्स भरना है, ये कंप्लायंस है। अगर आपने इससे कंप्लाई नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। लेकिन मैं आपको कुछ रिलैक्सेशंस दूं, है ना, चलो भाई नवंबर नहीं तुम दिसंबर के फर्स्ट वीक में भर लेना। तो कुछ ऐसी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने, सरकारों ने दी हमारे यहाँ की, जिससे हमारे व्यापारों ने और ज़्यादा जीएसटी को भरा, है ना। तो इसकी वजह से जीएसटी आया, समझ गए ना। चलो कह देयर इज नो सच कंप्लायंस कैविएट अटैच टू नवंबर्स जीएसटी किटी even though it is about 200 crore lower than the 1,500 and 155 करोड़ फ्रॉम अक्टूबर। अब देखो ये बात कर रहा था अक्टूबर की, अक्टूबर में क्यों बढ़ा, अब बात करेगा दिसंबर की, है ना। कह रहे वहाँ पे कोई ऐसी कंप्लायंस कैविएट नहीं है, वहाँ पे कोई भी ऐसी कंप्लायंस से रिलेटेड स्पेशल कंडीशन नहीं है जो अटैच हो नवंबर के जीएसटी कलेक्शन से, नवंबर की जीएसटी किटी से। कह रहे यहाँ तक कि जबकि ये है लगभग 200 करोड़ कम, और किससे, 1,05,155 करोड़ से जो आया था अक्टूबर के अंदर। तो कह रहे अक्टूबर में चलो हुआ था, कंप्लायंस रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस हमें मिली थी, है ना, रिलैक्सेशंस मिली थी, रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया था। लेकिन नवंबर में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है। नवंबर में जो आई है ना बढ़त, वो प्योर इकोनॉमी के अच्छे से फंक्शन करने के कारण आई है, समझ गए। अब इसमें आ जाओ वर्ड्स पकड़ने वाले। कैविएट बहुत खूबसूरत वर्ड है ना। इसको डिक्शनरी में टाइप करोगे तो समझ नहीं आएगा, इतना खूबसूरत है ये। मैंने सिंपल वे में एक सेंटेंस बना के आपको समझाया है, पहले इसका मीनिंग समझो। स्पेशल कंडीशन को बुलाया जाता है कैविएट। मान लो मैंने अपनी फ्रेंड से पैसे मांगे, उसने बोला नहीं दे रही, मैंने बोला दे देना यार, उसने बोला चलो एक कंडीशन है, हफ्ते भर में पैसे मुझे वापस चाहिए। अब जो एक कंडीशन उसने लगाई है ना, ये स्पेशल कंडीशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैविएट, समझ गए। शी एग्रीड टू लेंड मी सम मनी विद अ कैविएट दैट आई रिटर्न इट इन अ वीक। उसने एग्री कर दिया मुझे पैसा देना थोड़ा सा, लेकिन इस स्पेशल कंडीशन के साथ कि मैं हफ्ते भर में उसको वापस करूँगा। वर्ड्स को सिंपल तरीके से समझा जा सकता है, मैं कोशिश करता हूँ बच्चों की तरह आपको समझाऊँ, है ना। इन एग्जाम्पल्स को आप कहीं नोट कर लेंगे, इन वर्ड्स को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कैविएट वर्ड को नोट कर लेना, है ना। चलो आ जाओ। देयर के बाद इस क्यों लगा, आर क्यों नहीं लगा, ये कल ही करवाया था मैंने। अब जिसको नहीं पता वो कल वाला वीडियो चला लेना। यहाँ पे इज क्यों लगा, आर क्यों नहीं लगा, है ना, इसके भी रूल होते हैं। कर दिस सजेस्ट दैट द फर्स्ट मंथ ऑफ द थर्ड क्वार्टर डिड सी अ जेन्युइन इम्प्रूवमेंट इन एक्टिविटी वेदर इट वॉज ड्रिवन बाय पेंट अप और फेस्टिव डिमांड और अ बिट ऑफ बोथ। इस सेंटेंस को समझना है तो पहले क्वार्टर को समझो। क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही। साल में कितने होते हैं, 12 महीने। 12 महीने में अगर उसको 3-3 महीने के हिस्सों में तोड़ दूं तो वो कहलाएंगी तिमाहियाँ, है ना, क्वार्टर्स। तो 3-3 महीने की 4 क्वार्टर्स होते हैं पूरे साल में। पहला अप्रैल मई जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च। अब सुनो ये क्या कह रहा है। कह रहा है ये वाली चीज़ सजेस्ट करती है कि जो पहला महीना है ना तीसरे क्वार्टर का, तीसरा क्वार्टर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कह रहे ये वाली चीज़ सजेस्ट करती है कि पहला महीना तीसरे क्वार्टर का यानी कि अक्टूबर का महीना उसने देखा एक जेन्युइन इम्प्रूवमेंट को एक्टिविटी के अंदर। उसने सही में हमारे देश में इकोनॉमी में थोड़ी एक्टिविटी को देखा, है ना, जेन्युइन एक्टिविटी को। चाहे ये ड्रिवन बाय थी,
चाहे ये भड़की हुई थी, चाहे ये मोटिवेटेड थी ये एक्टिविटी पेंट अप या चाहे फेस्टिव डिमांड से, या फिर दोनों से ही थोड़ी थोड़ी। अब देखो पेंट अप डिमांड क्या होती है। पेंट अप का मतलब होता है सप्रेस हुई हुई। आपकी जेब में पैसे हैं पर आपको डर लग रहा है, कार आपको लेनी है पर आपको लग रहा है लॉकडाउन लग जाएगा, अभी मेरी सैलरी आनी बंद हो जाएगी। पैसे जेब में हैं पर कार नहीं ले रहे। जैसे ही आपको पता लगा भाई लॉकडाउन अब नहीं लगेगा, सैलरी मेरी जो है महफूज है, आप निकले और कार ले आए। ये थी आपकी पेंट अप डिमांड, सप्रेस थी, है ना, आपने दबा करके रखी हुई थी। ऐसी डिमांड ही हमें जो है अक्टूबर में देखने को मिली है। बहुत लोग पैसे दबा के बैठे थे, अक्टूबर में उनको लगा कि अब चलो कोरोना टल गया है, जाके जो खरीदना है वो खरीदें। देयर इज़ अ ह्यूज पेंट अप डिमांड फॉर न्यू कार्स। एक बहुत ही दबी हुई डिमांड है कार्स के लिए बाजार के अंदर, है ना। पेंट अप नाम के वर्ड को ऐसा यूज़ करें तो कह रहे हैं ये बात यही सजेस्ट करती है कि या तो फेस्टिव डिमांड थी या पेंट अप डिमांड थी, या दोनों ही थोड़े थोड़े थे। इसी वजह से अक्टूबर के अंदर हमने वास्तव में देखा एक जेन्युइन जो है इम्प्रूवमेंट को। खोल के समझा रहा हूँ क्योंकि आरसी सॉल्व करते हुए ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपसे सवाल वो क्या करेगा, अगर आपने थर्ड क्वार्टर का फर्स्ट महीना नहीं समझा, अगर मीनिंग निकाल नहीं पाए, अगर उसने अक्टूबर रिलेट करके आपको दे दिया है ना आरसी के क्वेश्चन में, तो आप अक्टूबर ढूंढते रह जाओगे पूरे आर्टिकल में, इस लाइन तक आप पहुंचोगे नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए लाइंस के पीछे जाना है आपको। थर्ड क्वार्टर का पहला महीना मतलब अक्टूबर की बात हो रही है। पेंट अप डिमांड और फेस्टिव डिमांड मतलब दो टाइप की डिमांड है ना। चलो, कर दिस ऑल्सो टाइज इन विद अदर इंडिकेटर्स फ्रॉम अक्टूबर, बी इट ऑटो सेल्स और द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI for manufacturing, which hit a 12-year high that month। कह रहे ये साथ ही साथ ऑल्सो टाइड इन है, ये साथ ही साथ रिश्ता बनाता है। टाई इन होने का मतलब है किसी से रिलेट करना, किसी से एसोसिएट होना। कह रहे ये साथ ही साथ जुड़ा हुआ है दूसरे इंडिकेटर्स के साथ अक्टूबर महीने के, चाहे बात हो ऑटो सेल्स की, चाहे बात हो व्हीकल्स की जो है बिक्री की, या बात हो इस इंडेक्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसने हिट किया 12 साल के हाई को उस महीने के अंदर। तो कह रहे खाली GST कलेक्शन नहीं है अक्टूबर में, अक्टूबर के अंदर ऑटो सेल्स भी रिकॉर्ड हाई हुई है, और अक्टूबर महीने में PMI जो इंडेक्स है इसमें भी बहुत बड़ी उछाल हमने देखी है। 12 ईयर के हाई पे हमने उस महीने में देखा है। समझ गए। टाई इन का मतलब होता है किसी से रिश्ता बनाना, रिलेट करना, है ना। टाई का मतलब भी होता है बांध देना, तो टाई इन करते हो तो उससे आपका रिलेशन बन जाता है। बीट का मतलब होता है चाहे ये हो, है ना। बी इट ऑटो सेल्स का मतलब है चाहे बात हो ऑटो सेल्स की या बात हो PMI इंडेक्स की। चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी ये इंडेक्स आए आरसी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये PMI इंडेक्स जो उसने दिया है ना, इसी के ऊपर वो क्वेश्चन जरूर से फ्रेम करेगा। PMI इंडेक्स क्या 12 महीने के हाई पे था या 13 साल के हाई पे था, ऐसे क्वेश्चन वो बनाएगा। तो इनके अंदर मत घुसो, लेकिन इनको एक बार मार्क कर लो अपने माइंड में कि इस पे क्वेश्चन बनने वाला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह विद दिवाली फॉलिंग इन नवंबर दिस ईयर, इट वॉज इन अक्टूबर लास्ट ईयर, सम फेस्टिंग स्पेंडिंग इफेक्ट मे ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू इन डिसम्बर्स GST कलेक्शंस एज वेल। अब हुआ क्या है, जो अक्टूबर में हुआ वो नवंबर में दिखा, अब जो नवंबर में हुआ था वो दिसंबर में दिखेगा। तो कह रहे दिवाली के फॉल होने के साथ ही इस साल के नवंबर में, पिछले साल ये थी अक्टूबर में, है ना। कह रहे इस साल दिवाली के नवंबर में होने के साथ ही थोड़ी फेस्टिव स्पेंडिंग का जो इफेक्ट है ना, वो हो सकता है, एक्सपेक्टेड हो, आशा हो कि वो कम थ्रू होगा, वो निकल करके आएगा दिसंबर के GST कलेक्शंस में भी, क्योंकि एक महीना लेट चलता है ना। तो कह रहे नवंबर की दिवाली दिसंबर में दिखेगी GST के अंदर, हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन है। समझ गए, आगे बढ़ें। कह रहे द क्वेश्चन इज वेदर द इम्प्रूव डिमांड ट्रेंड विल होल्ड आफ्टर द फेस्टिव एक्सुबरेंस फेड्स। कह रहे सवाल यही है लाख टके का, क्या भाई, कि ये जो इम्प्रूव हुई डिमांड का जो ट्रेंड है ना, लगातार बढ़ती हुई जो डिमांड है वो होल्ड करेगी या नहीं करेगी, और कब, जब हमारी फेस्टिविटी की, जब हमारी त्योहारों की एक्सुबरेंस फेड होती है। एक्सुबरेंस का मतलब क्या है, एनर्जी, एंथुजियाज्म, जील, फर्वर, है ना, आपके अंदर का वाइगर। अभी हमारा गर्म जोशी में है हम दिवाली के चक्कर में, है ना, जो खरीदना था खरीद आए धनतेरस पे। तो कह रहे जब ये सारी गर्म जोशी खत्म होगी, लाख टके का सवाल ये है कि ये ट्रेंड बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। फेड होना मतलब किसी चीज़ का धीमे धीमे खत्म होना। इसके लिए मैं आपको दो फ्रेजल वर्ब बताता हूँ फेड होने से रिलेटेड, ठीक है ना। दोनों का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ का बिल्कुल जो है दिमाग से हट जाना या बाजार से खत्म हो जाना। पीटर आउट और ब्लो ओवर दोनों का मतलब यही होता है। अच्छी फ्रेजल वर्ब्स हैं।
कह रहे देर आर सम अर्ली साइंस दैट द फॉरवर्ड पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी बिगेन टू मॉडरेट इन नवंबर। अब देखो थोड़ी सी गलत न्यूज़ हमें बता रहा है, पहले तो अच्छी अच्छी न्यूज़ आई ना, अब ये बता रहा है हमारी दूसरी थोड़ी सी उदासी वाली न्यूज़। कह रहे थोड़े अर्ली साइंस भी मिले हैं हमें। अच्छा कौन से साइंस है कि ये जो फर्वर है, ये जो एक्जुबिलेंस है, ये जो एनर्जी और एंथुजियाज्म है, और जो पेस है, जो रफ्तार है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, आर्थिक गतिविधियों की, जो ऑलरेडी बिगेन हो चुकी है, शुरू हो गई है, धीमा होना, मॉडरेट पड़ना नवंबर के अंदर। तो हमें थोड़े से साइन मिल रहे हैं कि नवंबर में दिवाली का भूत सबके दिमाग से उतर रहा है, पैसा खर्च करना बाजार में कम हो रहा है। समझ गए ना, अर्ली साइंस है। अब यहाँ पे देयर के बाद आ रहा है, आप जानते हैं क्योंकि देयर सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट पड़ा होता है वर्ब के बाद में। अर्ली साइंस एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आर लगा है ना। कह फॉर इंस्टेंस ई-वे बिल्स जनरेटेड बाय जीएसटी कवर्ड एंटिटीज fell nearly 14% to 55.3 million in November from 64.1 million in October. While the latest PMI indicates slower growth in orders and a further decline in employment as businesses are wary of pandemic's lingering uncertainties. पूरे आर्टिकल की सबसे लंबी और सबसे कॉम्प्लिकेटेड लाइन यही है, पर सबसे सिंपल है अगर ध्यान से पढ़ो। देखो कैसे। कर एग्जाम्पल के लिए फॉर इंस्टेंस जो ई-वे बिल नाम की बला है ना, हमें नहीं पता है क्या होता है, इसमें अंदर मत घुसो। करे जो ई-वे बिल नाम की जो चीज़ है ना, जो जनरेट बाय होती है जीएसटी कवर्ड एंटिटीज से, जिसको बनाया जाता है जीएसटी के नीचे आने वाले बिजनेसेस के द्वारा, है ना। करे एग्जाम्पल के लिए ये ई-वे बिल गिर गए लगभग 14%, और गिर के कहाँ गए, इतने मिलियन पे। और कब आ गए, नवंबर में। और कहाँ से आ गए, 64.1 मिलियन से अक्टूबर के अंदर। अभी 64.1 का अब 86% निकालोगे तो 55.3 आना चाहिए, है ना। तो कह रहे एग्जाम्पल के लिए ये इतना गिर के इतना नीचे आ गया अक्टूबर से नवंबर के अंदर। अच्छा आगे क्या हुआ, कह रहे जबकि जो लेटेस्ट पीएमआई इंडिकेट करता है, जो लेटेस्ट वो ऊपर इंडेक्स आया था ना, वो इंडेक्स है पीएमआई। जो ताज़ा जो पीएमआई है वो ये इंडिकेट करता है कि ग्रोथ हो गई है स्लोअर ऑर्डर्स में, और एक फर्दर डिक्लाइन जो है एम्प्लॉयमेंट में आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि व्यापार अब बहुत ही चौकन्ना है, और किसके, पैंडमिक के लंबे रहने वाली अनसर्टेनिटीज के, है ना। सारे व्यापार क्या सोच रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, हमने सोचा था अक्टूबर नवंबर तक चला जाएगा, लेकिन ये तो फिर से लौट के आ गया कोरोना। कह रहे इस वजह से अक्टूबर का थोड़ा सा हमें नवंबर में ठंडा वाला जो है ना उसका रूप देखने को मिल रहा है। बिजनेसेस वेरी ऑफ हैं, व्यापार सबके सब कॉशियस हैं, सबके सब थोड़े से चौकन्ना है, पैंडमिक का लिंगरिंग अनसर्टेनिटी रहने वाला है ना। सेंटेंस समझ गए, ऐसे पीस बाय पीस पढ़ना होता है। अब मैं इसमें जो ढूंढ के चीज़ें हैं वो बता देता हूँ आपको। सब्जेक्ट वर्ब आप मिला रहे हो, ई-वे बिल की वर्ब है फेल, पीएमआई की वर्ब है इंडिकेट्स, बिजनेस की वर्ब है आर, है ना, बिजनेसेस की वर्ब है आर। वेरी और कॉशियस एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों ही अपने बाद ऑफ लेते हैं, है ना, दोनों ही अपने बाद ऑफ लेते हैं। लिंगरिंग का मतलब है जो लंबा रुके, लॉन्ग लास्टिंग बोल दो, परसिस्टिंग बोल दो, दोनों तीनों एडजेक्टिव्स हैं, है ना, लिंगरिंग, लॉन्ग लास्टिंग और परसिस्टिंग। अनसर्टेनिटी, देखो अनसर्टेनिटी जो है ना, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आया था 2 दिन पहले। मैंने उस वर्ड को बहुत पहले देखा था, 2 दिन पहले मैंने उसको कई सालों बाद देखा, अपने एडिटोरियल में आया था, प्रिकैरिटी। अच्छा वर्ड है इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ, फिर से शायद आपको कहीं मिल जाए, है ना। ये बना है प्रिकेरियसनेस से। प्रिकेरियसनेस होता है किसी चीज़ का अनसर्टेन होने की क्वालिटी, उसी का एक दूसरा फॉर्म है प्रिकैरिटी। चलो आगे बढ़े, अनसर्टेनिटी, प्रिकैरिटी। कह वाइल इंडियाज इन्फेक्शंस हैव डिक्लाइंड सिंस सितंबर, some parts including Delhi, Rajasthan and Gujarat are seeing sharper spikes, prompting fresher travel curbs from there to the commercial capital Mumbai। कह रहे जहाँ इंडिया के इन्फेक्शन जो है डिक्लाइन हो गए हैं सितंबर से हमारे यहाँ इन्फेक्शन होने कम हो गए हैं। कह रहे जहाँ ऐसा हुआ है, फिर भी हुआ क्या, कुछ पार्ट्स जिसमें शामिल है दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, वो देख रहे हैं, वो सामने से इस चीज़ को देख रहे हैं, और किसको, शार्प होते हुए स्पाइक्स को, और तीखे बढ़ते हुए उछाल को, है ना, बढ़त को। और कैसे देख रहे हैं, प्रॉम्प्ट करते हुए फ्रेश ट्रैवल कर्व्स को, और कहाँ से, कमर्शियल कैपिटल मुंबई से। समझ गए ना। तो यहाँ से कमर्शियल कैपिटल मुंबई तक राजस्थान, दिल्ली और गुजरात से बहुत सारे कर्व्स इनको देखने को मिल रहे हैं। कर्व का मतलब होता है कंट्रोल। मुंबई की पुलिस अपने बॉर्डर पे खड़ी हो जाए, बोल दे भाई राजस्थान से आए हो, दिल्ली से आए हो, गुजरात से आए हो,
अपना टेस्ट करवाओ, फिर ही अंदर आने देंगे। समझ गए ना? तो ट्रैवल कर्ब्स लग रहे हैं मुंबई में जाने वालों पे इन सारी स्टेट से। अब मैं आपसे यहाँ पे ग्रामर रूल डिस्कस करूँगा। एक्चुअल में रूल कैसे आया, इसमें एक एरर है, एरर को अपने सही करेंगे और उस रूल को समझेंगे। समझो, यहाँ पे सीइंग नहीं आना चाहिए था। पहले रूल समझो फिर एरर बताऊँगा। आपके सामने 1 2 3 4 8 10 सेंटेंस है। सब लोग अपना दिमाग लगा के मुझे बताओ, ऑलरेडी ग्रामर सीरीज में आप इसको सीख चुके हो, कुछ नया नहीं है, है ना? सब लोग अपना दिमाग लगा के मुझे बताओ कैसे, कौन सा सेंटेंस इसमें सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। मैं इतने में मार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। पहले आप भी टेस्ट कर लें, कोशिश कर लें, टेस्ट कर लें अपने आप को, फिर मैं आपको करवाता हूँ। चलो करवा दूँ। अब रूल क्या है देखो, इंग्लिश में कुछ डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, कुछ स्टेडी वर्ब्स होती हैं। नाम पे मत जाना, इनके काम पे जाओ। डायनेमिक वर्ब का मतलब है जिसमें कोई एक्शन हो और उसमें टाइम कंज्यूम हो। स्टेडी वर्ब का वो मतलब है जिसमें एक स्टेट हो, एक अवस्था हो, टाइम कंज्यूम ना हो। मैं अच्छा हूँ, इसमें कुछ टाइम कंज्यूम हो रहा है क्या? तुम अच्छे हो, तुम खराब हो, टाइम कंज्यूम हो रहा है क्या इस काम में? मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा हूँ, अगर तुमने मुझे अच्छा बोल दिया तो मैं आज से अच्छा हो गया, है ना? जब तक तुम मुझे बुरा नहीं बोलोगे। मतलब आपने जिस पल मुझे अच्छा बनाया उसी पल में अच्छा बन गया। इस एक्शन में कोई भी काम जो है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो ऐसी हर वर्ब कहलाती है स्टेडी वर्ब जिसमें टाइम का जो है कंजम्पशन ना हो। अब इस पे रूल क्या कहता है, स्टेडी वर्ब्स को कभी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज ना किया जाए, क्योंकि स्टेडी वर्ब जब मेन वर्ब बन के आएगी ना आईएनजी फॉर्म में, तो ये बताएगी सेंटेंस में ये एक्शन कंटिन्यूअस है। जिस एक्शन में कोई टाइम कंज्यूम हो ही नहीं सकता तो वो एक्शन कंटिन्यूअस होगा कैसे? समझ गए ना? पूरा लॉजिक समझा दिया मैंने आपको। अगर कोई ऐसी वर्ब है जो अवस्था को बताती है, उसको प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ ना करें, क्योंकि उसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करने का मतलब है उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन इन वर्ब्स में टाइम कंज्यूम नहीं होता। इलाज क्या करें, जहाँ पे ये मिल जाए और कंटिन्यूअस टेंस में दिखे, इसको बदल देना इंडेफिनिट टेंस में। बहुत ही अच्छा ग्रामर का रूल है। अब प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये सारी स्टेडी वर्ब्स हैं आपके सामने, है ना? सारी की सारी। पहले लेफ्ट साइड के सेंटेंस देखो, दे वर नॉट नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन। उनको नहीं पता था इस क्वेश्चन का आंसर। एक बात बताओ, पता होना या नहीं पता होना, क्या इस काम में कोई टाइम कंज्यूम होता है? आप बोलोगे सर होता है, पहले पढ़ूंगा लिखूंगा फिर पता करूंगा। अरे तुझे पता है या नहीं पता? अगर पता है तो एक पल में पता है, नहीं पता तो नहीं पता। सीखने में काम कंज्यूम होता है, पता करने में नहीं। जिस वक्त आपको पता लगेगी कोई चीज़, उसी इंस्टेंट आपको पता लग जाएगी, है ना? आप सीख रहे हो, उसको खोज रहे हो, उसमें टाइम कंज्यूम करोगे, लेकिन जब वो पता लगेगी ना, उसी पल आपको पता लगेगी। या तो आपको पता होगा या आपको नहीं पता होगा। ये एक ऐसा काम है जो स्टेटिव है। अगर स्टेटिव है तो यहाँ पे वर नॉट नोइंग नहीं आएगा। अब क्या करूँ, दे वर नॉट नोइंग की जगह लिख दूंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, दे डिडंट नो। ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा, इंडेफिनिट में बदलना है। दे वर नॉट नोइंग को बदल दूंगा दे डिडंट नो। ध्यान से देखना, बार बार आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है ना, हल्के मत लेना इनको। ही इज़ थिंकिंग दैट ही इज़ वेरी फैट। वो सोच रहा है कि वो बहुत मोटा है। सुबह बैठा था वो 10 बजे सोचने, 1 बजे वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला भाई मैं तो मोटा हूँ, मैंने सोच लिया। ऐसा होता है क्या? मैं सोचता हूँ या नहीं सोचता हूँ? यहाँ पे थिंक करने का मतलब है मानना, है ना? मैं थिंक करता हूँ, मेरा मानना है कि मैं मोटा हूँ। ही इज़ थिंकिंग दैट ही इज़ वेरी फैट। मानने में वक्त नहीं लगता। अगर उसको आईने में देख करके लग गया मैं मोटा हूँ, तो उसी वक्त उसने मान लिया। यहाँ पे थिंक है एक स्टेटिव वर्ब, इस केस में यहाँ पे इज थिंकिंग नहीं, ही थिंक्स। समझ गए ना? अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दो, अगर पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो। अब ध्यान देना, राइट साइड में देखो, ही इज़ थिंकिंग ऑफ चेंजिंग हिज जॉब। वो सोच रहा है अपनी जॉब को चेंज करने के बारे में। यहाँ पे थिंकिंग जो है एक कंटिन्यूअस वर्ब है। थिंक नाम की वर्ब स्टेटिव भी हो सकती है और डायनेमिक भी हो सकती है। यहाँ पे इस काम में टाइम कंज्यूम हो रहा है। वो जॉब को बदलने का सोच रहा है, पिछले 10 दिनों से सोच रहा है, अगले 5 दिन और सोचेगा, लास्ट में जॉब बदल डालेगा। यहाँ पे किसी काम पे विचार करने की बात हो रही है, एक कंटिन्यूअस एक्शन है। समझ गए ना मेरी बात को? तो थिंक देख करके मत सोचाना कि सर ये हमेशा स्टेटिव होती है, नहीं, ये डायनेमिक भी होती है। आपको सेंटेंस के मीनिंग से निकालना है। तो यहाँ पे इज थिंकिंग करेक्ट है, नो, इसमें कोई आपको एरर नहीं है ना, कोई इसमें चेंज नहीं करना। आगे देखो, दो शी इज़ रिच शी इज़ नॉट हैविंग अ कार। हालांकि वो बहुत अमीर है, फिर भी उसके पास कार नहीं है।
कार होना या ना होने में टाइम लगता है क्या? आप बोलोगे टाइम लगता है सर, कंपनी में जाएंगे निकलवाएंगे। अरे वो तो तू जाएगा खरीदेगा, खरीदने में टाइम लगेगा। कार का मालिक बनने में टाइम लगेगा क्या? जिस पल गाड़ी वाले ने तुम्हारे हाथ पे चाबी रख दी तुम उस पल मालिक हो। तो हैव करने में, किसी चीज़ को पजेस करने में कभी भी आप जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो शी इज़ नॉट हैविंग अ कार नहीं, शी डज नॉट हैव अ कार, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया। लेकिन शी इज़ हैविंग लंच राइट नाउ, यहाँ पे हैव का मतलब है खाना। हैव वर्ब किसी चीज़ को खाने पीने को भी बताती है। अब वो खाना खा रही है, अरे तो पूरा एक्शन वाला काम है। यहाँ पे इज़ हैविंग बिल्कुल सही है, इसको चेंज मत कर आना। बार बार मैं एम्फसाइज यही कर रहा हूँ, स्टेटिव वर्ब फिक्स नहीं है। अगर उसका मीनिंग स्टेटिव है ना तभी वो स्टेटिव है। अगर मीनिंग उसका डायनेमिक है तो उसको बिंदास कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करो। लेफ्ट साइड में मीनिंग डायनेमिक नहीं था तो मैंने इंडेफिनिट में बदल दिया, राइट साइड में मीनिंग डायनेमिक है तो मैंने वैसा ही छोड़ दिया। ऐसे ये दोनों भी हैं। द सूप इज़ टेस्टिंग गुड, सूप बड़ा गुड टेस्ट कर रहा है। आप बोलो ना यार, सूप का टेस्टिंग का मतलब है स्वाद आना, सूप का स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है। अरे जिस पल तुम्हारी जीभ पे आया था ना सूप, तभी तुम्हें स्वाद लग गया था। तुम्हें उस पल के 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड, 50 सेकंड बाद तुम्हें कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ा, या तो वो स्वाद था या नहीं था। तो मैं क्या लिखूंगा, इस टेस्टिंग की जगह टेस्ट, द सूप टेस्ट गुड, ठीक है ना, इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन राइट साइड में देखो, यहाँ पे टेस्ट स्वाद आना था, यहाँ पे स्वाद लेना है। द गेस्ट आर टेस्टिंग द सूप राइट नाउ, गेस्ट लोग सूप का स्वाद ले रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे एक एक्शन वर्ब है, यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे बिंदास यूज करो। लास्ट में बचा सी, हियर, फील, जो लुक, इन सबको भी आप कभी भी यूज ना करें, इनको वर्ब ऑफ परसेप्शन बोलते हैं, है ना। ये देखो मैंने उस वीडियो में बताया, वर्ब वाली वीडियो में, सी को हम क्यों वर्ब के एनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। अगर मैं एक प्लेन को देख रहा हूँ ना तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा आई एम सीइंग अ प्लेन। आप बोल सकते हो आई एम लुकिंग एट अ प्लेन, आई एम वॉचिंग अ प्लेन, है ना, आई एम वॉचिंग अ प्लेन गो बाय। लेकिन आई एम सीइंग अ प्लेन नहीं लिखोगे, मैं लिखूंगा आई सी अ प्लेन। अब जहाँ पे आपको सीइंग दिखा हुआ आ जाए, अब उसका मतलब क्या होता है आप देख लेना। आई एम सीइंग अ प्रमोशन दिस ईयर, मैं इस महीने एक प्रमोशन को सी कर रहा हूँ। सी की आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को एंटीसिपेट करना या एक्सपेक्ट करना, ठीक है। सी की आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट और एंटीसिपेट समथिंग। मैं इस साल एक प्रमोशन का इरादा रखता हूँ, एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, एंटीसिपेशन रखता हूँ। सीइंग का मतलब होता है किसी चीज़ का इरादा रखना, किसी चीज़ की आशा करना। तो इस वजह से सी को आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते। सब बातों की ये बात है, ये सारी वर्ब्स नोट कर लेना। ग्रामर सीरीज़ के पता नहीं कौन से पार्ट का ये पार्ट है, वहाँ अच्छे से मैंने समझाया हुआ है ना, और एग्जाम्पल्स के साथ आप देख लेना, यहाँ डाल दूंगा चलो वो पार्ट। और यहाँ पे ये सीइंग गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए था आर ऑब्जर्विंग शार्पर स्पाइक्स, है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं तब लगा दो आईएनजी फॉर्म। सीइंग का मतलब है वो आने वाले भविष्य में शार्प स्पाइक को देख रहे हैं। अभी आने वाले भविष्य की बात नहीं है, ऑलरेडी ये देख चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल थोड़ा लंबा हो गया, पर मुझे क्या, लॉजिक में जब तक नहीं समझाऊँ ना मेरे को तो मज़ा नहीं आता, है ना। अब समझो लॉजिक से, इसको अप्लाई करोगे क्विज के ऊपर लास्ट में। कह रहा इन नवंबर ओनली आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु सॉ डबल डिजिट ग्रोथ इन जीएसटी कलेक्शंस among major states, with Delhi's inflow fell 15%, while Delhi's inflow fell 15% and Maharashtra's by 6% year on year। कह रहा अब नवंबर में और क्या हुआ, और बुरी खबर क्या आई। कह रहा महज 3 ही स्टेट थी जिन्होंने 2 डिजिट में, इकाई और दहाई, है ना, 2 डिजिट वाली ग्रोथ को देखा जीएसटी के जो है कलेक्शन में। और कौन सी ये तो 3 स्टेट हैं, मेजर स्टेट्स में से एक है ना, ये आंध्रा, गुजरात और तमिलनाडु। जबकि दिल्ली का जो इन्फ्लो था, दिल्ली का जो जीएसटी कलेक्शन था वो 15% गिर गया, महाराष्ट्र गिरा 6% के हिसाब से, है ना। तो नवंबर में बैड न्यूज आई है जीएसटी के लिए। कह रहे 10 इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हैज़ रिज्यूम्ड रिमेन्स फ्रिजाइल वाइल द रिकवरी सीन सो फार हैज़ बीन अनइवन अक्रॉस स्टेट्स। कह रहे इस प्रकार से जो आर्थिक एक्टिविटी थी जो रिज्यूम हुई है, अभी हो चुकी है, वो एक्टिविटी अभी भी बनी हुई है फ्रेजाइल, बहुत ही कमज़ोर, है ना। जबकि जो रिकवरी को हमने अभी तक देखा है, हैव रिकवरी सीन सो फार, वो हैज़ बीन वो रही है अनइवन, बहुत ही उल्टी सीधी स्टेट्स के अक्रॉस, है ना। कहीं पे तो रिकवरी बहुत ज़्यादा, कहीं पे रिकवरी बहुत कम। अच्छा ये हुआ क्यों, थैंक्स टू द वायरसेस अनप्रेडिक्टेबल स्प्रेड। कह रहे थैंक्स है
सारा एहसान है इस वायरस का, इसके अनप्रेडिक्टेबल स्प्रेड का। ये कहीं बहुत ज़्यादा फैलता है, कहीं बहुत कम फैलता है, तो सारा रीज़न है थैंक्स टू द वायरस अनप्रेडिक्टेबल स्प्रेड। थैंक्स टू का मतलब यही होता है बिकॉज ऑफ, है ना, इसका मतलब आप ऐसे समझें बिकॉज ऑफ। समझ गए? सब्जेक्ट वो मिला रहे हो, सिंपल सेंटेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ बीन कंजर्वेटिव सो फार इन इट्स स्टिमुलस एंड सपोर्ट मेजर्स डिस्पाइट विच इट्स फिजिकल मैथ फॉर 2021 विल गो ऑडी। कह रहे सरकार रही है कंजर्वेटिव, सरकार रही है दकियानुसी, सरकार बन करके रही है कंजूस सो फार अभी तक। और किस में? इसके स्टिमुलस मेजर्स में, जो ये स्कीमें लॉन्च करती है, जो ये लोगों को पैसा देती है, स्टिमुलस मेजर्स लाती है बाजार के अंदर। कह रहा है अभी तक सरकार ने अपनी जेबें खोलने में थोड़ी कंजूसी दिखाई है। और किस चीज़ में? सपोर्ट मेजर्स में, है ना, बिजनेस व्यापारियों को थोड़ा सपोर्ट दे, थोड़ा उनको पैसा और दे। कह रहे बावजूद जिसके, डिस्पाइट विच, बावजूद जिसके इसकी जो फाइनेंशियल मैथ है 2020-21 की वो होने वाली है और ही अपने ऑफ ट्रैक। कह रहे सरकार भले ही बहुत कंजर्वेटिव रही हो, पैसा खर्चा ना हो, लेकिन बावजूद उसके भी ना जो गिनती करके बैठी थी 20-21 की, इस कोरोना के कारण वो गिनती और ही हो जाएगी, ऑफ ट्रैक हो जाएगी। और का मतलब होता है भटका हुआ, जिग जैग, ऑन द रॉन्ग पाथ, है ना, ऑफ द पाथ। तो जो सोचा था फिर भी सरकार नहीं कर पाएगी, जेबों को पकड़ के बंद करने के बावजूद। स्टिमुलस वर्ड आप जानते हैं। कह रहा मोर डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक मेजर्स to help employment intensive sectors, particularly those in distress such as travel and tourism or retail, are needed to ensure that further job losses today do not translate into tomorrow's demand slump। अच्छा सेंटेंस है। कह रहा और ज़्यादा डायरेक्ट, मोर डायरेक्ट और स्पेसिफिक मेजर्स, है ना, सीधे सीधे और चुनिंदा मेजर्स, खास मेजर्स। क्यों भाई? हेल्प करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स को, हेल्प करने के लिए ऐसे सेक्टर्स को जहाँ पे व्यापार रोज़गार बहुत मिलता है लोगों को। कह रहे ये जो मेजर्स है ना, खास करके वो वाले दोज जो हैं, खास करके वो वाले सेक्टर्स में जो है इन डिस्ट्रेस, जो अभी बहुत एंग्जाइटी में है, अभी बहुत डिस्टर्ब्ड है ना, जैसे कि ट्रैवल सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर और रिटेल सेक्टर। कह रहे ये जो मेजर्स है ना, अब इसकी वो भाई है, ये जो मेजर्स है आर नीडिड, इनकी है ज़रूरत। किस काम के लिए भाई? ताकि पक्का करें इस चीज़ को दैट कि और आगे जो जॉब के लॉस हैं और आगे जो नौकरी हो जाने का काम है आज, वो ट्रांसलेट इनटू ना हो, वो बदल ना जाए, वो डेवलप ना हो जाए कल की डिमांड के स्लम्प में, कल की मांग की मंदी के अंदर। समझ गए ना? तो कह रहा है ऐसे मेजर्स लाओ, टूरिज्म, ट्रैवल और रिटेल में लोग जो नौकरी खो रहे हैं वहाँ पे उनको थोड़ा फ़ायदा पहुँचे, जिससे इनका नौकरी खोना कल को हमारे लिए बड़ा सरदर्द ना बन जाए, पूरी इकॉनमी के लिए ट्रांसलेट ना हो जाए डिमांड स्लम्प में। अब देखने वाली चीज़ें, दो चीज़ें हैं। स्लम्प का मतलब है मंदी, ट्रांसलेट इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है डेवलप इनटू, है ना, किसी चीज़ का किसी और चीज़ में डेवलप हो जाना, ये बदल जाना, परिवर्तित हो जाना, हिंदी में बोले, है ना। अच्छा, ग्रामर रूल जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़े दिन पहले मैंने करवाया था, फिर कोई कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो अब सीख ले, है ना, सब लोग एक साथ सीखें। दे, देम और दोज कब कब कहाँ कैसे कैसे आता है। अगर आप थोड़े से भी इंटरमीडिएट हो, बिगिनर से ऊपर हो, तो दे और देम के बीच का फ़र्क आप जानते हो, लेकिन दोज के बीच का फ़र्क जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको ध्यान से समझो, एक बार में आ जाएगा समझ में, है ना। हर सेंटेंस में मैंने आपको दे, देम, दोज दिया है। 5, 10, 15, 20 सेकेंड जितना टाइम लेना है लो, मुझे चूज़ करके बताओ दे, देम और दोज, दे, देम और दोज, इन तीनों चारों सेंटेंस में मैं किसको चूज़ करूँगा, कहाँ पे। पहले आप कोशिश करोगे ना, फिर मैं करवाऊंगा ना, ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको। इसीलिए बोलता हूँ पहले खुद कोशिश करो, फिर मैं करवाऊंगा। चलो आ जाओ। देखो, दे होता है सब्जेक्ट, देम होता है ऑब्जेक्ट, दोज होता है सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, लेकिन वो वाला जिसके बाद में एडजेक्टिव पड़ा हो। सुन लो, दे होता है सब्जेक्ट, देम होता है ऑब्जेक्ट, दोज होता है सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, लेकिन वो वाला जिसके बाद में एडजेक्टिव पड़ा हो। अगर एडजेक्टिव सर ना पड़ा हो तो सब्जेक्ट की जगह दे, ऑब्जेक्ट की जगह देम, ठीक है ना। दोज के चक्कर में तब पढ़ना जब एडजेक्टिव दिखे, एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज दोज के बाद में दिखे। आई डिड नॉट हेल्प दे देम दोज, मैंने हेल्प नहीं किया उन लोगों को, ठीक है ना। सब्जेक्ट कौन है? आई, वर्ब कौन है? हेल्प। अब दे देम दोज क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट बनेंगे। सब्जेक्ट आ गया, जब वर्ब आ गई, अब इनके पास सारा ही नहीं है कोई बनने का, ये तो ऑब्जेक्ट बनेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेंगे, इसके बाद में कोई एडजेक्टिव नहीं आ रहा, तो आंखें बंद करो, दोज को भी उड़ा दो और दे को भी उड़ा दो। क्यों?
क्योंकि देम जो है ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा आएगा, सब्जेक्टिव केस में दे, ऑब्जेक्टिव केस में देम। एडजेक्टिव कोई पढ़ा नहीं बाद में, तो दोज का चक्कर बीच में पड़ता ही नहीं है ना। अब अगला देखो, द पनिशमेंट विल बी गिवन टू दे देम दोज कमिंग लेट। पनिशमेंट उनको दी जाएगी जो लेट आएंगे, दे देम दोज कमिंग लेट। मान लो मैं इस कमिंग लेट को निकाल दूं, द पनिशमेंट विल बी गिवन टू। अब इस केस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो मैं देम लगाऊंगा, लेकिन इस केस में आगे एक एडजेक्टिव क्लोज फ्रेज रखा है कमिंग लेट। वो वालों को दी जाएगी जो लेट आ रहे हैं, वो वालों को दी जाएगी जो देरी से आ रहे हैं। एडजेक्टिव रखा है ना, अब देखो ना दे का काम है ना देम का काम है, इसको दोनों को उड़ा दो, दो आपका आंसर। समझ गए, लॉजिक है, हर चीज़ का लॉजिक है। देखो मैथ्स वाला लॉजिक लगवा रहा हूँ आपको, है ना। पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज कमिंग लेट। तीसरा देखो, दे देम दोज विल बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जाएगा, दे देम दोज विल बी पनिश्ड। इस केस में मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में सीधे सीधे वर्ब आ रही है, एडजेक्टिव क्लोज को यहाँ नहीं रहा, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, दे को ले लूँगा, ना देम का काम है ना देज का दोज का काम है, दे विल बी पनिश्ड। लेकिन अगर ऐसा लिखूँ, दे देम दोज कमिंग लेट, कमिंग लेट, इस केस में क्या होगा, सब्जेक्ट तो चाहिए लेकिन इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करवाने वाला सब्जेक्ट, वो लोग को पनिश किया जाएगा जो लेट आ रहे हैं। सब्जेक्ट की जगह वो आएगा जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करवाए, ना दे होता है ना देम होता है, बल्कि दोज आएगा। तो देखा आपने, देम भी आ रहा है, दोज भी आ रहा है, दे भी आ रहा है, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है कब कहाँ पे क्या आएगा। एडजेक्टिव दिखे तो दोज, नहीं दिखे तो सब्जेक्ट की जगह देम और ऑब्जेक्ट की जगह देम, सब्जेक्ट की जगह दे, ऑब्जेक्ट की जगह देम। चलिए, आज के जो आपने ग्रामर कॉन्सेप्ट सीखे सिंपल से हैं, इसको अप्लाई करेंगे अपने क्विज पे। ज़रूर से एक शेयर देना ऑडियो को, आज वीडियोस को। आजकल आप शेयर्स नहीं दे रहे हो, मुझे मालूम चल रहा है, बहुत मुश्किल से 60-50 शेयर्स आ रहे हैं। अभी बीच में पता 150-200 शेयर्स आ रहे थे, आजकल 50-60 पे आ गए। कर लो अपने मन मर्जी, फिर मैं भी ऐसी क्वालिटी नीचे कर दूंगा, है ना, कम पढ़ाया करूँगा, फिर शेयर करोगे आप। चलो, सबके सब लोग पहले ट्राई तो कर ही चुके हो आप, है ना, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सेकंड वाले से ही करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब पेंट अप, पेंट अप मैंने आपको बताया, इसका ट्रू मीनिंग पूछा है। पेंट अप का मतलब होता है दबा हुआ। एनकरेजिंग तो इसका उल्टा हो गया। ट्रांसलेट इनटू का मतलब है बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। डिप्रेसिंग मतलब डिप्रेस करने वाला, डिप्रेस्ड मतलब डिप्रेस हुआ हुआ। पेंट अप ऐसी चीज़ है जो डिप्रेस हुई हुई है, ना कि डिप्रेस करने वाली है, समझ गए ना। डिप्रेसिंग इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है डिप्रेस्ड। पेंट अप का मतलब है सप्रेस्ड या डिप्रेस्ड, जो दबा हुआ है। डिप्रेसिंग का मतलब है दबाने वाला, है ना, ये अपना आंसर नहीं है। अच्छा, दूसरा देखो, द कंपनी इज ओनिंग, ओन्स या ओनिंग या ओन्स जो भी, मैनी बिजनेसेस अक्रॉस इंडिया एंड इज थिंकिंग या थिंक्स, यहाँ पे एंड लगा देना, है ना, एंड इज थिंकिंग या थिंक्स ऑफ सेलिंग देम दोज या दे मेकिंग लॉसेस कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 3 years। कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस को ऑन करती है पूरे देश भर में और सोच रही है बेचने का उन वालों को जो कि मेक कर रहे हैं लॉस को पिछले 3 सालों से। देखो, पहले तो क्या कर रही है, ऑन। अगर किसी चीज़ का मालिक बनते हो तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम नहीं होता। कार की चाबी हाथ पे, कार के मालिक बन गए। जैसे हैव वर्ड है वैसे ही पजेस वर्ब है, वैसे ही ऑन वर्ब है। तीनों जगह आपको जब भी ऐसी वर्ब्स मिले आईएनजी फॉर्म में इनको मेन वर्ब नहीं बनाना है। अब क्या करूँ, ऑनिंग तो आपका आंसर नहीं है, या तो सी है, या तो सी है, या बी है, या बी है, या डी है, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। एंड थिंकिंग ऑफ सेलिंग, इज थिंकिंग ऑफ सेलिंग या थिंक्स ऑफ सेलिंग। कंपनी सोच रही है बेचने का या कंपनी सोचती है बेचने का। सोचती का मतलब क्या, ये मानती है कि मैं बेचूंगी, और सोच रही का मतलब है ये सोच रही है कि मैं बेचूंगी। देखो, थिंक करना जो आप डायनेमिक फॉर्म में करते हो वो होता है किसी काम के बारे में सोचना, लेकिन स्टेटिक फॉर्म में होता है मान लेना। ही थिंक्स ही इज़ फैट, वो मानता है कि वो मोटा है। यहाँ पे कंपनी मान नहीं रही, कंपनी बहुत सारे बिजनेस को ऑन कर रही है और सोच रही है बेच देते हैं हम, है ना। इज थिंकिंग वाला मीनिंग आपको यहाँ पे चाहिए। अगर इस हिसाब से चलूँ तो या तो ये आएगा या ये आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है ना। बी आपका आंसर नहीं है। अब लास्ट में आ जाओ। सेलिंग उन वालों को जो लॉस को मेक कर रहे हैं 3 सालों से। सेलिंग उन वालों को, किन वालों को, जो लॉस को मेक कर रहे हैं 3 सालों से। एडजेक्टिव आ गया ना। अगर एडजेक्टिव आ गया तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हम लगाएंगे दोज को, समझ गए ना। क्यों, दोज जो है एडजेक्टिव की फॉर्म में आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे सब्जेक्टिव केस हो, तो देम नहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको निकाल दूँ, अब बताओ क्या आएगा। इस केस में आएगा देम। कंपनी ऑन करती है बहुत सारे बिजनेसेस को और सोच रही है
बेचने का उन सबको, देम का मतलब है सबको, तो सबको तो बेच नहीं रही है, ये तो बेच रही है जो लॉस को मेक कर रहे हैं, इसलिए हम दोस्त को यूज़ करेंगे। तो डी मेरे भाई साहब आपका आंसर है, ठीक है ना। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। आ जाओ लास्ट वाले पे, इसको मैंने सही कर दिया है, पता नहीं असैसिनेटिंग कैसे आ गया, मैं नेसेसिटेटिंग लिख रहा था, है ना, और इसको मैंने रेड कलर भी दे दिया है। मैंने आपसे पूछा ये वर्ड कौन सा काम कर रहा है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप बताएं। अब सब लोग एक बार कोशिश कर लें, आप बताएं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो देखो यहाँ पे सम पार्ट्स, ये सम पार्ट्स है आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना, सम पार्ट सब्जेक्ट है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ब्लू कलर। अच्छा आर सीइंग, यहाँ पे सीइंग का मतलब है एंटिसिपेट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको वर्ब बना देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब तो आ गया, क्या सी कर रहे हैं, शार्पर स्पाइक्स को। अच्छा कौन से स्पाइक्स हैं, जो ज़रूरी बनाते हैं इमीडिएट गवर्नमेंट इंटरवेंशन को, जो ज़रूरी बनाते हैं फटाफट से सरकार की दखलंदाजी को। ये नेसेसिटेटिंग ना तो वर्ब है ना जीरेंड है, ये स्पाइक्स को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, तो ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वर्ब की एनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनेगी जीरेंड बन के, ऑब्जेक्ट बनेगी जीरेंड बन के, या वर्ब की मेन फॉर्म मेन वर्ब बनेगी इज एम आर को लेकर के। जब ये तीनों काम ना कर रही हो तब ये बनती है एडजेक्टिव किसी भी नाउन के आजू बाजू आके। अब सवाल आपके मन में आएगा सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन भी तो हो सकता था, जब ये एंटिसिपेट कर रहे हैं तब ये नेसेसिटेट भी कर रहे हैं। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन होता तो क्या होता, स्पाइस के बाद में एक कोमा लगाना होता, नहीं तो आकाशवाणी थोड़ी ना होगी, आपको कैसे पता लगेगा ये स्पाइक्स को मॉडिफाई कर रहा है या इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अगर इसने वर्ब को मॉडिफाई करवाना है, साइमल्टेनियस एक्शन बनाना है, उस केस के अंदर यहाँ पे कोमा लगेगा, अगर कोमा नहीं लगा है तो ये स्पाइक्स को मॉडिफाई कर रहा है, आपका सेंटेंस क्लियर। चलिए मुलाकात लूँगा, सी आपका आंसर था थर्ड वाले का। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है तीसरा, लेकिन आपके एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना जल्दी मान जाओगे उतना जल्दी नौकरी मिल जाएगी, है ना, इस चीज़ को मान लो। आजकल डीप क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जा रहा है, टेक्निकल क्वेश्चंस को। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। अब एक शेयर देना ज़रूर से, एक लाइक भी देना। तब तक के लिए साइनिंग आउट।